हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं गौरव कॉन्सेप्ट पे। और यहाँ हम दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है उसी के लिए एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जीएस की, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो करंट हो और चाहे वो स्टैटिक हो। ठीक, उसके बाद आपके और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, ठीक, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है। तो चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए ये जो जीएस की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और इसी में अगर हम बात करें तो आपके लिए एक पहला टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जीएस में, जिसका नाम है पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम अपने संविधान का पहला भाग कहते हैं। और वही हमारा संविधान का पहला भाग कहलाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वैसे तो अभी मैंने इसकी कोई भी बेसिक क्लास नहीं ली है, लेकिन जब मैं इसकी बेसिक क्लास लूँगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान है क्या, संविधान को पढ़ना क्यों है हमें, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, यानी कि हमारा जो संविधान है वो संविधान बना कैसे, उसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर मैं आपको मोटा मोटा तौर पे बताऊं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमारा संविधान होता है, किसी भी देश को चलाने के लिए उसकी जो प्रणाली होती है, शासन प्रणाली, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक, उसको किस तरीके से चलाया जाता है उसे हम संविधान कहते हैं। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा और लिखने के बाद उस सारी की सारी चीज़ों को एक बुक में बंद करके लिख दिया गया और उसी के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें चलती हैं, जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसकी मैं और भी क्लासेस लूँगा जिसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपके सामने पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया हूँ, जिसे हमने कहा है भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो बात करेगा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अब जब हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट की, जिसे हमने पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, जिसके अंदर केवल 4 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, और बहुत आसानी से हम इन चारों के चारों आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। अगर हम इन चारों आर्टिकल की बात करें तो पहला आर्टिकल हमारा ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। कहने का मतलब जो भारत होगा वो राज्यों का संघ होगा। ठीक, दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 2 और 3, जो केवल हमें ये बताएगा कि अगर हमें भारत में कोई भी नए राज्य बनाने हैं तो उन नए राज्यों को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को बदलना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो केवल नए राज्यों के गठन से या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट केवल 2 ही आर्टिकल बताएंगे, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। जबकि आर्टिकल 4 ये कहेगा कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी हमें बदलाव करने हैं, जो भी हमें चेंजेस करने हैं, उस चेंजेस को करने के लिए हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल एक साधारण बिल को साधारण बहुमत से पास करके हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है दोस्तों, हमारे संविधान में जो भी चीज़ें लिख दी गई हैं, अगर हमें उन्हें चेंज करना है, क्योंकि जिस समय हमारा संविधान बना था और आज तक हमारे जैसे जैसे हमारे समाज में परिवर्तन आया वैसे वैसे हमारी चीज़ें भी चेंज हुई, और जब चीज़ें चेंज हुई तो हमें उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। और जब जब हमें संविधान संशोधन करने, यानी कि हमें संविधान में कुछ चेंज करना पड़ेगा, और जब हमें संविधान में चेंज करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और वो संविधान संशोधन हमने एक आर्टिकल में लिखा है, दैट आर्टिकल इज नोन एज आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत ही हम अपने संविधान में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पहले आर्टिकल की, जो आर्टिकल कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। कहने का मतलब इंडिया दैट इज भारत जो राज्यों का संघ होगा। अब इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 1 के अंदर जब हम बात करते हैं भारत को बनने की, अगर हम बात करें इंडिया की, तो देखो जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर जब तक हमारे देश में रहे तो हमारे देश की जो स्थिति थी वो देसी रियासतों वाली स्थिति थी। हमारा देश एक छोटे छोटे या बड़े बड़े या ब्रिटिश प्रोविंसेस में टूटा हुआ था। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश को एक राष्ट्र में नहीं बल्कि 2 राष्ट्र में विभाजित किया। एक बना हिंदुस्तान और एक बना पाकिस्तान। तो कुछ देसी रियासतें तो ऐसी थी जो पाकिस्तान में चली गई, लेकिन ज्यादातर देसी रियासतें कहां पे रह गई, भारत में रह गई। इसीलिए उन देसी रियासतों को जोड़ा गया और जोड़कर उन्हें क्या बनाया गया, राज्य बनाया गया। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है। दैट इज इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट।
लेकिन जब हम इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, तो जब हम इंडिया की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं, ये दोनों एक ही शब्द हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया दैट इज भारत, हमारे संविधान में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमने एक ही शब्द को दो बार लिखा है। भाई इंडिया का मतलब भी भारत है और भारत का मतलब भी भारत ही है या इंडिया है, तो हमें इन दोनों शब्द को दो बार क्यों लिखना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये लोग ये बात समझते हैं कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इस भारत या इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर तीन चीजें हैं। एक तो है भाई राज्य, स्टेट। एक की बात करें तो एक है यूनियन टेरिटरी, जिसको आप बोलते हो केंद्र शासित प्रदेश, इसको हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, इसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। और एक की बात करें तो एक को हम बोलते हैं एक्वायर्ड टेरिटरी, या एक को हम बोलते हैं अर्जित क्षेत्र। कहने का मतलब हमारे देश में जितनी भी देसी रियासतें थी, ज्यादातर देसी रियासतों को मिलाकर हमने स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया, कहने का मतलब राज्यों में कन्वर्ट कर दिया। कुछ ऐसी जगह थी जिन पर किन्हीं दूसरे विदेशी यूरोपियन शक्तियों का अधिकार था, उन्हें हमने यहां से निकाला और निकालने के बाद उन्हें क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी। और कुछ जगह ऐसी थी जिन पर हमने अधिकार किया, तो वो अधिकार करने वाली जो चीजें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड टेरिटरी कहते हैं। ठीक, तो पहले तो आपको ये तीन बात समझ में आनी चाहिए कि आर्टिकल नंबर 1 इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब स्टेट का मतलब राज्य, का मतलब राज्य भी होगा, यूनियन टेरिटरी भी होगा और एक्वायर्ड टेरिटरी भी होगा। जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे शेड्यूल्ड के बारे में। जब हमारे संविधान को लिखा गया तो इस संविधान के अलग अलग पार्ट्स लिखे गए, पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स लिखे गए, और आर्टिकल्स के बाद जब जगह नहीं बची तो हमने एक अलग से शेड्यूल बनाया और उनको हमने शेड्यूल्ड में लिखा। तो जब मैं आपको शेड्यूल्ड की कहानी पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि शेड्यूल्ड को कैसे लिखा गया या कितने शेड्यूल्ड थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, या फिर अगर हम आज की बात करें तो कितने शेड्यूल्ड हैं, कितने शेड्यूल्ड को जोड़ा गया। इसी में आपको याद रखना है शेड्यूल्ड 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो शेड्यूल्ड 1 हमारा ये कहता है कि भारत में इस समय 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी होंगे। कहने का मतलब हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के नाम क्या कर दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं। अब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के जब नाम लिखे गए तो वो केवल शेड्यूल्ड 1 के अंदर लिखे गए हैं, बाकी जो शेड्यूल है उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। अब हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं। आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब इसमें दो शब्द लिखे गए हैं, एक तो लिखा गया है इंडिया और एक लिखा गया है भारत। जब हम इंडिया और भारत की बात करते हैं तो दोनों शब्दों का मतलब एक होता है, लेकिन फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हम इन दो शब्दों को एक ही आर्टिकल में क्यों लिख रहे हैं, तो इसको लिखने का पर्पस क्या है। इंडिया शब्द जो है, इंडिया शब्द को हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं सबमिट के लिए, या हमारे जो सम्मेलन होते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो सबमिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप हाल फिलहाल देखो तो दिल्ली के अंदर अभी ही समाप्त हुआ है G20 समिट। ठीक, तो उस G20 समिट के अंदर अगर इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, भारत पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके अंदर उसका जो नाम लिखा जाएगा वो इंडिया लिखा जाएगा। ठीक, इसीलिए हम इंडिया शब्द को यूज करते हैं समिट के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर कॉन्फ्रेंसेस के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं भारत। ठीक, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि जो हमारा शेड्यूल्ड 1 है या अनुसूची 1 है उसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी लिखी हुई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भारत में एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको अलग से पढ़ाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। कहने का मतलब भारत में राज्यों का पुनर्गठन, भारत में राज्य बने कैसे हैं, और जब ये भारत में राज्य बनेंगे तो उसके साथ कुछ यूनियन टेरिटरी भी बनेंगी। जैसे हम पढ़ेंगे एक 7वां संविधान संशोधन, पहले कुछ आयोग को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ, जिसके तहत भारत में 14+6 का कॉन्सेप्ट आया। कहने का मतलब 14 राज्य प्लस 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। उसके बाद कुछ यूनियन टेरिटरी को तो राज्य का दर्जा दे दिया गया और बाकी जो थे हमारे उनको क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी में रखा गया, और कुछ नई यूनियन टेरिटरी भारत में ऐड की गई। कहने का मतलब अगर हम बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो शेड्यूल्ड 1 में लिखा है। इतनी बात समझ में आती है। दूसरी बात, इंडिया जो शब्द है वो हमें यूज करना है समिट के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कॉन्फ्रेंस के लिए। तो फिर भारत शब्द क्यों यूज किया गया है? भारत शब्द यूज किया गया है भारत की संस्कृति को दिखाने के लिए। भारत का जो रिलीजन है, भारत का जो सांस्कृतिक है, संस्कृति है, उसी को दिखाने के लिए हमने आर्टिकल 1 में जो शब्द यूज किया है उसे हमने भारत कहा है। वैसे तो इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, भारत एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक,
तो इसीलिए हम अपनी संस्कृति को दिखाते हैं कि हमारी जो पुराने जमाने की संस्कृति है वो किस तरीके से चल रही है। उसीलिए हमने एक वर्ड यूज किया है, जिस वर्ड को हमने क्या बोला है, भारत। अब इंडिया भी समझ में आता है और भारत भी समझ में आता है। फिर ये क्या कहानी है, ये क्या लिखा हुआ है, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट, हिंदी की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं राज्यों का संघ। इसको हम राज्यों का संघ बोलते हैं। ठीक, राज्यों के संघ का मतलब क्या है, भारत जो है वो सभी के सभी राज्यों से मिलकर बना है। कहने का मतलब हमारे देश में जितने भी राज्य बने हैं, जिस समय वो राज्य बने तो उन राज्यों का हमारे देश के साथ कोई भी समझौता नहीं था, या वो किसी समझौते के तहत हमारे देश में नहीं बने हैं। हम आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, और एक कमेटी बनी या अलग अलग समितियां बनी, उसमें से मेन इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अंदर 7 सदस्य थे, मेन इंपॉर्टेंट उसके चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर। और जिस समय बी.आर. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा तो वहीं उन्होंने एक शब्द दिया और उस शब्द का नाम था यूनियन। हमारा देश जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, लेकिन हम कुछ पढ़ते हैं कहीं कहीं फेडरलिज्म के बारे में, फेडरल के बारे में। तो फेडरल, हमारा देश फेडरल कंट्री नहीं है, फेडरल कंट्री अमेरिका है। एक्चुअली क्या था, अमेरिका की स्टोरी क्या थी, 1776 में, ठीक, जिस समय अमेरिका बना तो अमेरिका के अंदर बहुत कम स्टेट थे, 12-13 ही स्टेट थे, बाकी स्टेट अमेरिका में जुड़ने को तैयार नहीं थे। तो अमेरिका में राज्यों के साथ क्या किया गया, समझौता किया गया, और उस समझौते के तहत ये जो राज्य थे वो किसमें जुड़ गए, अमेरिका में जुड़ गए। और जब ये राज्य अमेरिका में जुड़े तो अमेरिका में जुड़ने के लिए इन राज्यों का अमेरिका के साथ समझौता था। और अगर हम आज की बात करें तो अमेरिका में लगभग 50 स्टेट्स हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी के अंदर जब हम अमेरिका को देखेंगे, ठीक, उसमें हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम इतना याद रखते हैं कि हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक तो चीज होती है हमारी यूनियन और एक होती है हमारी फेडरलिज्म। यूनियन को जो हमने कॉन्सेप्ट को कॉपी किया है वो हमने कनाडा से कॉपी किया है। कहने का मतलब कनाडा की बात करें या अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि भारत में यूनियन शब्द को हमने ले लिया है, तो यूनियन शब्द का मतलब होता है कि जो हमारा सेंटर है या हमारा इंडिया है और हमारे जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स को, उन राज्य को भारत से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है, या वो भारत से क्या नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। ठीक भाई, आप ये नहीं कह सकते कि कल अगर पंजाब का मन कर रहा है तो पंजाब भारत से अलग हो जाए, उत्तर प्रदेश का मन कर रहा है उत्तर प्रदेश भारत से अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जिस समय उत्तर प्रदेश को बनाया गया या पंजाब को बनाया गया या किसी भी राज्य को बनाया गया, उन राज्य को बनाने के लिए हमने किसी राज्य के साथ कोई समझौता नहीं किया है। कि कहने का मतलब कि हम उस राज्य के साथ कोई समझौता कर रहे हैं और समझौते के तहत हम उस राज्य को किसमें मिला रहे हैं, भारत में मिला रहे हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत में जो शासन प्रणाली होगी वो यूनियन होगी, संघात्मक होगी। इस यूनियन शब्द को हिंदी में हम लोग कहते हैं संघात्मक, इसको हम संघात्मक कहते हैं, इसको हम संघात्मक कहते हैं, यानी कि इसको हम यूनियन कहते हैं, इसको हम संघात्मक बोलेंगे। संघात्मक शब्द का यूज किया गया है, इतनी बात समझ में आती है। तो देखो बड़ा आसान है, आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। कोई भी राज्य किससे अलग नहीं हो सकता, भारत से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य किससे अलग नहीं हो सकता, भारत से अलग नहीं हो सकता, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इंडिया शब्द जो है वो हम यूज करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, समिट के लिए, ठीक, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, जबकि भारत शब्द हम यूज करते हैं भारत की संस्कृति को दिखाने के लिए। ये शब्द क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दूसरा, भारत में जो रूल होगा वो यूनियन होगा, संघात्मक शक्तियां होंगी, और भारत में जो शेड्यूल्ड 1 है उसी शेड्यूल्ड 1 में लिखा हुआ है भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में। ठीक, और इंडिया का जो क्षेत्र है, कहने का मतलब इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसका जो क्षेत्र है उसके अंदर राज्य होंगे, यूनियन टेरिटरी होगी और एक्वायर्ड टेरिटरी होगी, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, तो पहला आर्टिकल आई थिंक सबको क्लियर होगा, सबकी समझ में आता होगा। अब आर्टिकल 2 और 3 की बात करते हैं। जब हम आर्टिकल 2 और 3 की बात करते हैं तो आर्टिकल 2 और 3 केवल ये कहता है कि नए राज्यों का गठन,
कहने का मतलब अगर हमें भारत में नए राज्य बनाने हैं तो उन्हीं नए राज्य को बनाने के लिए केवल हम दो ही आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, एक आर्टिकल 2 और एक आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 2 और 3 में क्या अंतर है? अगर हमें भारत से बाहर किसी भी राज्य को जोड़ना है तो उसको जोड़ने के लिए जिस आर्टिकल का हम इस्तेमाल करेंगे वो है आर्टिकल नंबर 2, और भारत के आंतरिक परिवर्तन करके उस जिस राज्य को हमें बनाना है उसके लिए हम यूज करेंगे आर्टिकल नंबर 3। तो पहले हम आर्टिकल नंबर 2 को लेते हैं। जब हम आर्टिकल नंबर 2 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कहां से होगा? आउटर में होगा। और अगर हमें कोई भी नया राज्य बनाना है तो वो नए राज्य का जो बनाने का अधिकार होता है वो संसद के पास होता है, और संसद इसको बनाने के लिए उस समय क्या किया करती थी? संविधान संशोधन किया करती थी। तो संविधान संशोधन इसका एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को हम लेते हैं सिक्किम को। एक्चुअली क्या था, ये कहानी थी 1970s की। 1974 में सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम को भारत में ऐड होना था, लेकिन सिक्किम ने पहले इस शर्त में भारत में ऐड होना मतलब प्रारंभ किया, या इस शर्त पे सिक्किम भारत में ऐड हुआ कि हम पहले भारत में ऐड होके देखेंगे, अगर हमें भारत सही लगेगा तो ही हम भारत में नेक्स्ट ईयर मतलब जब भी होगा तो भारत में हम ऐड होंगे, नहीं तो हम भारत में ऐड नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या हुआ, एक संविधान संशोधन किया गया जिसको हमने कहा 35वां संविधान संशोधन 1974, और एक आर्टिकल जोड़ा गया, उस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल 2A, जिस आर्टिकल के तहत सिक्किम को भारत का को स्टेट बनाया गया। को स्टेट का मतलब होता है सह राज्य। को स्टेट का मतलब होता है सह राज्य। कहने का मतलब अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, कहने का मतलब नए राज्यों का गठन। अगर हम हिंदी की बात करें तो आप हिंदी में लिख सकते हो नए राज्यों का गठन, इसको हम कहते हैं नए राज्यों का गठन। और नए राज्यों का गठन केवल दो ही आर्टिकल में है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 कहता है अगर किसी बाहरी राज्य को जोड़ना है, आर्टिकल 3 कहता है कोई आंतरिक परिवर्तन करना है। तो अगर हम आर्टिकल 2 की बात करें तो हमने एक संविधान संशोधन किया, 35वां संविधान संशोधन, और ये 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, जिसके तहत हमने एक आर्टिकल को जोड़ा जिस आर्टिकल का नाम था 2A, और सिक्किम को बनाया को स्टेट, यानी कहने का मतलब सह राज्य बनाया। जब सिक्किम सह राज्य बना तो सिक्किम को भारत पसंद आ गया, और जैसे ही सिक्किम को भारत पसंद आया तो अगले ही वर्ष 36वां संविधान संशोधन किया गया, जो किया गया 1975 में, और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया, और आर्टिकल 2A को खत्म कर दिया गया। और आर्टिकल 2A को खत्म करते ही सिक्किम विल बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, तो वो बना भारत का 22वें नंबर का राज्य। और इसी सिक्किम को जब हमने 22वें नंबर का राज्य बनाया तो उसके लिए हमने कौन सा संविधान संशोधन किया? 36वां संविधान संशोधन किया। अब अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 3 की, तो आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन, हमें नए राज्यों का गठन करना है भारत में, लेकिन वो जो नए राज्यों का गठन है वो आंतरिक होगा। आंतरिक कहने का मतलब क्या है कि हमें किसी भी राज्य को, नए राज्य को बनाना है तो हम किसी दो राज्य को आपस में जोड़ के एक नया राज्य बना सकते हैं। कहने का मतलब बाय मर्जिंग ऑफ टू स्टेट, कहने का मतलब दो राज्य या दो से अधिक राज्यों को जोड़कर, दो या दो से अधिक राज्यों को जोड़कर एक राज्य, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, उस पर्टिकुलर स्टेट का एरिया बढ़ाकर, क्षेत्रफल बढ़ाकर, या उसके क्षेत्रफल को कम कर, या फिर हम ये कह सकते हैं उसकी बाउंड्री, उसकी सीमा में परिवर्तन करके, या फिर हम ये कह सकते हैं उसके नाम को बदलकर, ठीक, उसके नाम को चेंज करके हम एक नए राज्य का क्या कर सकते हैं? गठन कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा था कि भारत में अगर हमें नए राज्य का गठन करना है और वो गठन आंतरिक करना है तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा 5 तरीकों से। 5 तरीकों से हम नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। दो राज्यों को जोड़कर, ठीक, एक नया राज्य बना सकते हैं, किसी राज्य की क्षेत्रफल को बढ़ा के, किसी राज्य की बाउंड्री में चेंज करके, किसी राज्य का नाम बदल करके, या किसी राज्य की सीमाएं परिवर्तन करके, 5 तरीके से हम किसी नए राज्य का मतलब फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी भी नए राज्य को बनाना है तो नए राज्य को बनाने के लिए, ठीक, हमें सबसे जरूरी क्या है? अगर हमें कोई भी नया राज्य बनाना है तो वो नया राज्य बनेगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने एक ईयर देखा था, उस ईयर का नाम था 2000, ठीक, 2000।
और उस 2000 के अंदर हमने 3 नए स्टेट्स का निर्माण किया था, 3 नए स्टेट्स को बनाया था, जिसमें हमने देखा था छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको 3 डेट याद रखनी है 2000 में, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ को बनाया गया और उस छत्तीसगढ़ को बनाया गया मध्य प्रदेश से। फिर हमने बनाया उत्तराखंड को 9 नवंबर को, और वो बनाया हमने किससे? यूपी से। फिर हमने 15 नवंबर को बनाया झारखंड, और झारखंड किससे बना? बिहार से। कहने का मतलब उस स्टेट को तोड़कर या उस स्टेट के एरिया में चेंज करके या उसकी बाउंड्री में चेंज करके हमने एक नया स्टेट बनाया। लेकिन ऐसा बनता कब है, ऐसा प्रोसीजर क्या होता है? तो देखो, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हमारे देश में एक संविधान संशोधन हुआ, और वो संविधान संशोधन हुआ 5वां संविधान संशोधन, और ये 5वां संविधान संशोधन हुआ 1955 में। जिस संविधान संशोधन ने ये कहा कि अगर हमें भारत में कोई भी नया स्टेट बनाना है तो उस नए स्टेट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। कहने का मतलब हम पहले एक बिल लेकर आएंगे या फिर हम एक विधेयक बनाएंगे, उस विधेयक पर सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होगी, और राष्ट्रपति अनुमति के बाद जिस भी राज्य को तोड़कर या जिस भी राज्य की बाउंड्री में परिवर्तन करके हमें उस राज्य को बनाना है, उसकी विधान मंडल के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हम उस बिल को भेजेंगे। जब हम उस बिल को भेजेंगे तो वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में वहां की जो विधानसभा है वो उस पर एडवाइस करेगी। कहने का मतलब वो ये सहमति देगी कि हमें नए राज्य का गठन करना है या नहीं करना। अब इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बिल लेकर आए नए राज्य को गठन करने के लिए, उस पर सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो जाएगा उस राज्य की विधान मंडल के अंदर, और विधान मंडल के अंदर जाने के बाद वहां पर उस राज्य से पूछा जाएगा। अब वो राज्य यस भी कर सकता है और अब वो राज्य नो भी कर सकता है। चाहे वो राज्य यस करे या नो करे, ठीक, चाहे वो अनुमति दे या ना दे, हमें राष्ट्रपति की अनुमति क्या हो चुकी है? मिल चुकी है। और एक समय, एक टाइम लिमिट, एक बाउंडेशन बनाई जाएगी कि उस बाउंडेशन के अंदर राज्य को हाँ करना पड़ेगा या ना करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस बिल को ज्यादा लंबे समय तक पेंडिंग नहीं रख सकते, इसे होल्ड पे नहीं रख सकते। इसीलिए अगर इसकी यस है तो भी ठीक है, नो है तो भी ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास आएगा, और राष्ट्रपति के आने के बाद इसे हम अपनी संसद में रखेंगे। संसद में चाहे लोकसभा में रखो चाहे राज्यसभा में रखो, दोनों सदन में इसे हमें साधारण बहुमत से क्या करवाना पड़ेगा? पास करवाना पड़ेगा। सिंपल मेजॉरिटी से हमें इसे पास करवाना पड़ेगा, और सिंपल मेजॉरिटी से पास कराने के बाद हम बना देंगे एक नया राज्य। ठीक, तो कहने का मतलब बड़ा आसान है। हम पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज यूनियन इज इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। कहने का मतलब जो हमारा भारत होगा वो राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, वो राज्यों का संघ होगा। कहने का मतलब राज्यों को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। ठीक, हमारा जो आर्टिकल 1 है उसके तहत जो राज्य होंगे वो राज्य यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी से मिलकर बने होंगे, और इसी को हमने शेड्यूल्ड 1 में लिखा है, जिसके अंदर हमने 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी लिखी हैं। फिर आर्टिकल 2 और 3 केवल साधारण भाषा में ये कहता है कि अगर हमें नए राज्यों का प्रवेश करना है तो नए राज्यों के प्रवेश के लिए केवल हम 2 ही आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 के तहत भारत से बाहर जो राज्य है उसे हम जोड़ेंगे, और आर्टिकल 3 के तहत आंतरिक परिवर्तन करके, इनर चेंज करके अगर हमें कोई राज्य बनाना है तो इंटरनल चेंज करके हम राज्यों का क्या कर देंगे? गठन कर देंगे। ठीक, अब आर्टिकल नंबर 4 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि अगर हमें कोई भी नया राज्य बनाना है, और नए राज्य को बनाने के लिए केवल हम कितने आर्टिकल यूज करेंगे? 2 ही आर्टिकल यूज करेंगे। एक आर्टिकल 2 होगा और एक आर्टिकल 3 होगा। आर्टिकल 2 और 3 के लिए अगर हम कोई भी नियम बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, तो उस कानून को बनाने के लिए हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। हम बिना संविधान संशोधन करके भी आर्टिकल 2 और 3 के तहत नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। सीधा सीधा आर्टिकल ये कहता है, और जब हम नए राज्यों का गठन करते हैं
तो नए राज्यों का गठन करने का मतलब हमने कोई नया राज्य बना दिया, और जब हमने नया राज्य बनाया तो शेड्यूल्ड 1 के अंदर लिखे हैं 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। तो ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड 1 के अंदर 28 मतलब जो नाम चेंज होते हैं वो ऑटोमेटिकली नाम चेंज हो जाते हैं। उसके लिए भी हमें कोई भी संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 2 और 3 के तहत अगर हमें कोई भी नया कानून बनाना है तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम सीधी सी बात करें, जो हमने आज पढ़ा है दैट इज पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो हमें बताता है आर्टिकल 1 से 4 के बारे में। आर्टिकल 1 दैट इज इंडिया, दैट इज यूनियन, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा, किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है। ठीक, इंडिया वर्ड यूज करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, भारत शब्द यूज किया जाता है भारत की संस्कृति के लिए, और यूनियन ऑफ स्टेट मैंने आपको बताया कि भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है। उसे ही हमने कहा है यूनियन सिस्टम, जो हमने अपनाया कहां से था, कनाडा से अपनाया था। फिर आर्टिकल 2 और 3 कहते हैं नए राज्यों का प्रवेश या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। नए राज्यों के प्रवेश में अगर हमें आंतरिक, ठीक, अगर हमें आंतरिक चेंज करना है तो आर्टिकल नंबर 3, अगर हमें बाहरी किसी राज्य को जोड़ना है तो आर्टिकल नंबर 2। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था सिक्किम का, और सिक्किम की जब हम बात करते हैं तो सिक्किम को भारत का पहले 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में हमने आर्टिकल 2A जोड़ा, जिसके तहत सिक्किम को हमने बनाया को स्टेट। लेकिन फिर हमने एक और संविधान संशोधन किया अगले ही साल, 36वां संविधान संशोधन 1975, जिसके तहत हमने सिक्किम को बनाया एक राज्य और भारत का बन गया सिक्किम 22वां राज्य, और आर्टिकल 2A को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में अगर हमें कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी परिवर्तन करना है, तो अगर संसद कुछ भी लॉ बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली हम एक सिंपल मेजॉरिटी से बिल को पास करके कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्ट्राडिक्टरी है जो सबसे तेज सामने आई, जो अभी हाल फिलहाल में एक संविधान संशोधन भी किया गया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। 1958 का एक केस है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मतलब क्या है कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जो पाकिस्तान में जानी चाहिए थी और बहुत सारी जगह ऐसी थी जो भारत में आनी चाहिए थी, लेकिन वो ना तो पाकिस्तान में गई ना भारत में गई। ये केस है पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल में एक द्वीप था, एक आइलैंड था, ठीक, एक द्वीपीय जगह थी जिसका नाम था बेरूबारी। ठीक, वो बेरूबारी जगह पाकिस्तान में जानी थी, लेकिन हमारे तो किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो अपना टुकड़ा तोड़कर किसको दे दे, किसी दूसरे देश को दे दे। हम इसको पाकिस्तान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1958 में अभी बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ है। बांग्लादेश का निर्माण हम 1970s में देखते हैं, ठीक, 1971-72 की कहानी है वो, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें 1958 की, तो 1958 में बेरूबारी जो जगह थी, जो एक पश्चिम बंगाल का द्वीपीय देश था, उसको हमें किसे देना था, पाकिस्तान को देना था। और अगर उसको पाकिस्तान को देना था तो इसमें राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 143 के तहत राष्ट्रपति ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि भाई क्या ये प्रावधान है कि हम बिना संविधान संशोधन किए भारत में से किसी टुकड़े को काटकर क्या हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इस बात को क्या कर दिया, मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे हम किसी भी भारत के टुकड़े को तोड़कर किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते हैं। अगर हमें ऐसा करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसीलिए एक संविधान संशोधन हुआ 1960 में, 9वां संविधान संशोधन, ठीक। और 9वें संविधान संशोधन के तहत ये जो बात थी, ये बात यहीं दब गई। फिर ये बात सामने आई 1974 में। 1974 में जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और 1974 की बात करें जब तक बांग्लादेश बन चुका था, और बांग्लादेश में ही एक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान जो थे, वो उस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। फिर ये बात सामने उठकर आई, लेकिन ये बात भी, इस पर भी कोई कंक्लूजन नहीं हो पाया, और फिर हमने एक संविधान संशोधन किया, 100वां संविधान संशोधन, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और वो हुआ कब, 2015 में, जिसके तहत 111 गांव तो दिए गए किसको,
बांग्लादेश को, और 51 गांव किसको दिए गए, भारत को दिए गए। कहने का मतलब भारत की कुछ 151 छोटे छोटे गांव थे जो बांग्लादेश में चले गए, और बांग्लादेश के जो 51 गांव थे वो किस में आ गए, भारत में आ गए। उसके लिए हमें एक संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसको हमने कहा 100वां संविधान संशोधन, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर हम बात करें आज की क्लास की जिसमें हमने पढ़ा है पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये बात कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कहने का मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें केवल हम 4 आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 2 और 3 बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। लेकिन अगर हमें किसी आउटर स्टेट को जोड़ना है तो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करेंगे। इनर स्टेट को चेंज करना है कितने तरीके से, 5 तरीके से, तो हम आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे। लेकिन किसी भी नए राज्य के गठन के लिए हमें राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। हम एक बिल बनाएंगे, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेंगे, उसके बाद हम उसे भेजेंगे राज्य के विधान मंडल में, और राज्य के विधान मंडल में भेजने के बाद फिर वहां से हमें यस या नो मिलेगा। उसके बाद हम उसे पार्लियामेंट में रखेंगे, संसद में रखेंगे, और संसद में साधारण बहुमत के बाद उसे पास करने के बाद एक नए राज्य का क्या कर देंगे, गठन कर देंगे। ठीक। उसके बाद आर्टिकल नंबर 4, और आर्टिकल नंबर 4 ये बात कहता है कि भारत में अगर आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन करना है तो उस परिवर्तन के लिए हमें संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल साधारण बहुमत से बिल को पास करके हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और वो ही जो चेंज हैं वो शेड्यूल्ड 1 और 4 में भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, जिसके लिए हमें कोई भी संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने आपको एक केस के बारे में बताया जो बेरूबारी केस था। बेरूबारी केस हम और भी पढ़ते हैं। बेरूबारी एक आइलैंड जगह थी जिसके ऊपर ये बात उठी, और फिर 100वां संविधान संशोधन किया गया 2015 में, जिसमें 111 गांव दिए गए किसको, बांग्लादेश को, और 51 गांव किसके पास आए, भारत के बारे में आए। ये हमारा था पॉलिटी का पहला पार्ट। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये पार्ट 1 समझ में आया होगा। ये मेरी पहली वीडियो थी पॉलिटी की, और साथ ही मैं और भी वीडियो ठीक इस पॉलिटी सीरीज में ठीक अपलोड करता रहूँगा। डेली आपको शाम को, रात को एक वीडियो आपको डेली मिल जाया करेगी, क्योंकि दिन में तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरी और भी क्लासेस होती हैं उस वजह से। लेकिन डेली शाम के समय मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दे दिया करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी की सारी जो कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज़ से, कंटेंट को लेकर, या फिर भैया आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आने वाले समय में आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक, मैं आपको फिर से थैंकफुल कहता हूँ अपने इस चैनल पर, गौरव कॉन्सेप्ट पर, जो मैंने एक नई पहल शुरू की है। और आप सब लोग खुश रहें, ठीक, और ऐसे ही जी जान से मेहनत करते रहें ताकि आप लोग जल्द ही क्या ले लें, सिलेक्शन ले लें। धन्यवाद।